तो यहाँ तक बात करने के बाद हमारे पास में बहुत सारे अन्य मत भी हैं। इन अन्य मत के बारे में हम बहुत छोटे छोटे चीज़ में कर लें। अभी तक हमने 3 जिन चीज़ों की बात की है हम उन पे थोड़ा सा एक हाईलाइट डाल देते हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। पहला चीज़ हमने देखी थी कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, मतलब एक बादल बिखरा हुआ था, बादल से निहारिका बनी, निहारिका से वलय निकले, वलयों से ग्रह बने। निहारिका परिकल्पना जो लाप्लास ने दी वो ये कह रहे हैं कि निहारिका पहले से मौजूद थी और निहारिका के लगातार घूर्णन करते रहने की वजह से, स्पीड तेज होने की वजह से वलय निकला और वलय से ग्रह बने। उसके बाद आए चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना, मतलब साथी तारा सूर्य और साथी तारे के पास से होकर के निकलने की वजह से सूर्य से कुछ पदार्थ निकले और वो पदार्थ साथी तारे के साथ नहीं जा पाए और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। क्योंकि पदार्थ बहुत छोटे थे तो बड़े पदार्थों ने अपने उन कणों को, छोटे कणों को आकर्षित किया और धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि की और इस तरह से ग्रहाणुओं से ग्रह बन गए। उसके बाद आई जेम्स डीन की ज्वारीय परिकल्पना, जिन्होंने ये बात की कि साथी तारा मूव कर रहा था, पास में सूर्य था, सूर्य गैसीय अवस्था में था, इसलिए उससे कण ना निकल करके एक उभार या ज्वार निकला और उस ज्वार के बाद में घनीभवन होने से ही अलग अलग ग्रहों की उत्पत्ति हुई या निर्माण हुआ, जिसमें हमारे साथी, जिसमें हमारी पृथ्वी और अन्य जो इसके ग्रह हैं वो सब है। इसके बाद अन्य जो राय हैं उनके ऊपर आते हैं। इसमें हॉयल और लिटिलटन की सुपरनोवा परिकल्पना है। हॉयल और लिटिलटन ने अपनी सुपरनोवा परिकल्पना दी। उन्होंने ये कहा कि एक तारा था और एक सूर्य था। तारे के अंदर बहुत तेजी से विस्फोट हुआ और जिस तरह से आप देखते हैं कि बैलून के अंदर से हवा निकलती है और बैलून तेजी से एक दिशा की ओर बढ़ता है, तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही कहा कि तारे में जब विस्फोट हुआ तो उसके अंदर से पदार्थ बाहर की ओर छिटके तो वो तेजी से आगे की ओर बढ़ा। वो तारा जब तेजी से आगे की ओर बढ़ा तो अपने साथ पदार्थ लाया और सूर्य के परिभ्रमण पथ के समीप आने की वजह से सूर्य की तरफ आकर्षित हुआ और इसके चारों तरफ वो चक्कर काटने लगा और उन पदार्थों के, यानी उस तारे के बचे हुए पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये सुपरनोवा कॉन्सेप्ट। उसके बाद ऑटो श्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना आई। उन्होंने कहा कि एक सूर्य था, सूर्य अपने पथ से गतिशील था, ब्रह्मांड के अंदर बिखरा हुआ धूल का एक बादल था। जब सूर्य गतिशील अवस्था में था और बाहर की ओर निकल रहा था तो वहीं उस बादल के अंदर उसका मूवमेंट हो गया, एंटर हो गया, वो अंदर की तरफ चला गया। सूर्य चूंकि अपना एक ताप रख रहा था तो उस ताप की वजह से वो सारा का सारा बादल जो है वो उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा और चूंकि चक्कर काटते हुए धूल के बादल के अंदर की तरफ से अलग अलग पदार्थों की वजह से अलग अलग पथ बन गए और उन पदार्थों के घनीभवन से ग्रह बन गए। यानी ऑटो श्मिड जो है वो धूल भरे बादल के अंदर एक तारे की स्थिति और वो तारा सूर्य बताया उन्होंने। इस तरह से जो परिकल्पना दी उसको उन्होंने अपना नाम दिया अंतर तारक धूल परिकल्पना। इसके बाद एक अन्य मत है बिग बैंग थ्योरी और जिसके बाद आती है एलन गुथ की थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी नई नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। जब शुरुआत हो रही थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई तो ये सब ने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी और उसके साथ वाले जितने भी ग्रह हैं या जिसको कहें कि सौर मंडल है वो सब के सब एक ही टाइम के अंदर बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बिग बैंग बिल्कुल वैसा है जैसा कि एक छोटे से गुब्बारे के अंदर हम कुछ डॉट्स लगा दें और उन डॉट्स लगाने के बाद में उसमें जब हवा भरते हैं तो उन डॉट्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब उसके अंदर से हवा वापस निकाल देते हैं तो उन डॉट्स के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि अचानक तेजी के साथ एक बार इस तरह से विस्फोटकारी संरचना हुई और बहुत तेजी के साथ इसके अंदर फैलाव हो गया। यानी जिसको आज हम ब्रह्मांड कह रहे हैं वो ब्रह्मांड थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था, कुछ कारणों की वजह से उसके अंदर बहुत तीव्र गति के साथ फैलाव हो गया और जो ग्रह या जो तारे एक दूसरे के नजदीक थे वो काफी दूरी पर आ गए। लेकिन वो जिस तेजी के साथ इसका बनना बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक लंबी और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर जिस तरह से ये फैला है उसी तरह से इसके अंदर वापस सिकुड़न भी संभव है। यानी ये तारे और ये ग्रह वापस एक दूसरे के नजदीक आएंगे और अल्टीमेटली कुछ समय के बाद में इनके अंदर टकराना और जो आगे की क्रियाएं हैं, गति उत्पन्न होना, ताप उत्पन्न होना, वो सारी चीजें होंगी। नष्ट भी हो सकते हैं इस दौरान कुछ तारे ग्रह और पुनः ये प्रक्रिया और होगी कि फिर से फैलाव और फिर से वापस सिकुड़न।
इसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी और इन सारी थ्योरीज जो बीच में आई, इन सब को मिला करके एलन गुथ ने अपनी एक नई थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम है स्फीति सिद्धांत। एलन गुथ ने 1980 जो जिसको हम कह सकते हैं कि अभी रिसेंट के अंदर ही ये थ्योरी आई है, इसमें इन्होंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी अपने आप में पर्याप्त थी, लेकिन वो कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाई। क्योंकि जब वो कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाई इसलिए वो डिस्कार्ड कर दी गई, हटा दी गई। बीच में दूसरी थ्योरीज खूब सारी आई, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज आने के बाद भी हर एक थ्योरी की कोई ना कोई आलोचना रही। तो एलन गुथ ने बताया कि अपने स्फीति सिद्धांत में बताया कि जिस तरह से ब्रह्मांड का प्रसरण और वापस संकुचन बिग बैंग थ्योरी में बताया है, वो हम आज भी देखते हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी टेलीस्कोप्स हैं जिनके द्वारा हमने ये चीज़ महसूस की है कि लगातार ग्रहों के या तारों के बीच की दूरी बदलती रहती है। क्योंकि अभी एक्सपांशन पीरियड चल रहा है, यानी प्रसरण का काल चल रहा है, तो इनके बीच की दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे ही प्रसरण जब मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, तो वापस इनके बीच की दूरियां कम होना प्रारंभ हो जाएगा। बिग बैंग और एलन गुथ की दोनों के सिद्धांतों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यही है कि बिग बैंग कहता है कि ये विद इन फ्यू सेकेंड्स होने वाली प्रक्रिया है, यानी बहुत ही कम समय के अंदर तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है। जबकि एलन गुथ कहता है कि ये लगातार चलने वाली और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि ब्रह्मांड कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसमें ग्रहों के बीच की दूरियां प्रकाश वर्षों के अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब दूरियां इतनी ज़्यादा है, तो ऐसे में उनका फैलाव और उनका सिकुड़न कुछ सेकंड्स में पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में किस तरह से पृथ्वी या ब्रह्मांड में हम चीज़ें देख रहे हैं, तो एलन गुथ ज़्यादा कंटेम्प्रेरी लग रहे हैं, ज़्यादा सही लग रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हमें पता चल रहा है, हम उस चीज़ के प्रमाण हमारे पास हैं कि धीरे धीरे ग्रहों के बीच की दूरियां परिवर्तित हो रही है, बढ़ रही हैं। और ये भी था कभी इनके बीच की दूरियां कम थी। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ, इसको ये एलन गुथ भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए। तो क्या हम हमारे चैप्टर को यहीं पर इसी जगह रोक दें या इससे कुछ आगे की ओर बढ़ें? क्योंकि जब चीज़ें अधूरी रह जाती हैं तो ना उस चैप्टर में मज़ा आता है, ना उस सिद्धांत में मज़ा आता है। लेकिन क्या हम हमारी मर्जी से कोई भी सिद्धांत दे सकते हैं इस बारे में? जब इतने अन्वेषण होने के बाद भी हम सिद्धांतों तक नहीं पहुंच पाए, मतलब हम उसके जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो फिर क्या किया जाए? मतलब कहना ये है कि अभी भी बहुत सारे राज इस थ्योरी में हमारी जो पृथ्वी है या हमारा जो सौर मंडल है, इसने अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हम शुरुआती दौर पर हैं, हमने सिर्फ इस तरफ कदम रखा है और अभी भी बहुत सारे राज हमारे खुलने बाकी हैं। इस चीज़ को देखें तो हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी है कि एक चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह के अंदर तक हमें जाना है। हमने कितना ही बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों न ले लिया हो, लेकिन इस चक्रव्यूह के अंदर जाने के लिए हमें उसके अंदर एंटर होना होगा, उसके अंदर प्रवेश करना होगा। तो आज की इस क्लास में जिन जिन अलग अलग प्रकार की हमने परिकल्पनाओं के बारे में बात की, वो परिकल्पनाएं हमें इतना ज़रूर बताती हैं कि पृथ्वी और इसके साथ के ग्रह सब एक साथ उत्पन्न हुए। सूर्य का उत्पत्ति का स्थान समय भी लगभग प्रेजेंट में जो सूर्य है वो भी वही रहा है, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, क्योंकि ये सारी बातें आजकल की नहीं बल्कि 4.56 बिलियन साल पहले की बात है और वहाँ के लिए हमारे लिए सिर्फ कल्पना ही है। हमें उन्हें सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता शायद अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।